हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डाइहेड्रल ग्रुप D3 के बारे में पढ़ लिया था, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज के बारे में पढ़ लिया था। अब इससे आगे हमने, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइहेड्रल ग्रुप D4 के बारे में पढ़ेंगे। तो डाइहेड्रल ग्रुप D4 क्या होता है? डाइहेड्रल ग्रुप D4 बनता है ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ एक स्क्वायर से बनता है। एक स्क्वायर लेंगे, उसके जो ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज मतलब उसमें इसके जो मोशंस होंगे कि हम कैसे कैसे रोटेट कर सकते हैं, कैसे कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, तो उन सब के रोटेशंस और रिफ्लेक्शंस के कलेक्शंस से जो ग्रुप बनेगा, जो सेट बनेगा, वो बनेगा डाइहेड्रल ग्रुप D4। ठीक है। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में ये सब बता दिया था कि डाइहेड्रल ग्रुप DN का ऑर्डर होता है 2n। ठीक है। तो इसी तरह से D4 डाइहेड्रल ग्रुप यहाँ पे मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज जिस मतलब किसमें रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन, मतलब 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, तो उसका जो ऑर्डर हो जाएगा D4 का वो क्या हो जाएगा? 8। क्योंकि ऑर्डर क्या बताया था डाइहेड्रल ग्रुप का? ट्वाइस ऑफ n। तो 2n यहाँ पे 4 है, तो 2 × 4 इसका ऑर्डर हो गया 8। ठीक है। तो डाइहेड्रल ग्रुप D4 का ऑर्डर होगा 8। और ये मैंने बताया था जिसमें कि जैसे डाइहेड्रल ग्रुप DN का ऑर्डर 2n होता है, तो उस 2n में से n तो आपके पास रोटेशन होते हैं और n होते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे डाइहेड्रल ग्रुप D4 में यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर है 8, मतलब 8 एलिमेंट्स है जी सेट में। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट तो होंगे रोटेशन से और 4 होंगे रिफ्लेक्शन के। ठीक है। अब रोटेशन के कौन से होंगे ये भी थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था कि रोटेशन किस किस एंगल से हमें लेना है, वो सब हम कहाँ से डिसाइड कर लेंगे। जो थीटा आएगा, कितने कितने डिफरेंस पे रोटेशन आएंगे, वो थीटा होता है हमारा 360 डिग्री अपॉन n, और n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन दैट पॉलीगन। तो यहाँ पे D4 है तो नंबर ऑफ साइड्स हो गई 4, तो जो थीटा आएगा, ठीक है, थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे थीटा होगा 360 डिग्री बाई 4, मतलब 90 डिग्री। तो जो रोटेशन से जो एलिमेंट आएंगे, तो मतलब इस शेप को हम 90 डिग्री के मल्टीपल एंगल्स पे रोटेट करेंगे। पहले 90, पहले तो 0 पे, फिर 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360 इक्वल टू R0 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पे थीटा हो गया 90 डिग्री। तो अब इसका मतलब वही ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज। तो मैंने आपको बताया था कि आप इसको ऐसे देख सकते हो कि एक कार्डबोर्ड में से एक इस शेप का बॉक्स कट करके उसको आप उस बॉक्स को कैसे कैसे फ्लिप कर सकते हैं, कैसे रोटेट कर सकते हैं कि वो बॉक्स जहाँ से हमने कट किया है वो एग्जैक्टली वहीं उसकी लोकेशन पे फिल हो जाए एग्जैक्टली। ठीक है। अगर एग्जैक्टली फिल हो जाए तो वो मतलब जो रोटेशन या रिफ्लेक्शन वो सही मोशन है, अदरवाइज नहीं है। तो इस स्क्वायर में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब आप एक स्क्वायर बॉक्स कट करेंगे और फिर उसको देखेंगे कि उसको कैसे कैसे रोटेट करें, कितने कितने एंगल पे अपन उसको रोटेट करें, या कैसे कैसे उसको स्क्वायर को रिफ्लेक्ट करें कि वो वापस उसकी उस जगह पे फिलअप हो जाए। अगर फिलअप सही हो रहा है तो वो रोटेशन या रिफ्लेक्शन अपने जी सेट में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे थीटा तो मैं पता चल ही गया कि 90 डिग्री है। तो सबसे पहला तो जो रोटेशन होता है वो हम 0 डिग्री का लेते हैं। ठीक है। तो P क्या RS मैंने स्क्वायर ले लिया, पहले 0 डिग्री से रोटेट करता हूं तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज P क्या RS रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट रोटेशन आपको पता है किस एंगल पे आएगा? 90 डिग्री पे। ठीक है। 90 डिग्री पे मतलब ये स्क्वायर है तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। ऐसे रोटेट होने का मतलब जो P जब इस पोजीशन पे है तो नेक्स्ट में P किस पोजीशन पे आ जाएगा? इसको रोटेट करोगे तो ऐसे रोटेट करोगे आप एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये जो शेप है ये SR तो ऊपर आ गया और P क्या हो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है। या जैसे शॉर्ट मतलब बताऊं तो वही है कि इसको मतलब एक एक वर्टेक्स नेक्स्ट मूव करवा दो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। P यहाँ पे आ जाएगा, फिर सभी वर्टेसिस एक एक पोजीशन आगे चले जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे P क्या हो RS आ जाएगा। नेक्स्ट में फिर आपको पता 90 के बाद 90 डिग्री का एंगल डिफरेंस मतलब 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। 180 डिग्री पे मतलब 90 पे, तो अब देखो जो ओरिजिनल स्क्वायर है इसको 180 पे रोटेट करना है। तो लास्ट शेप में हमने 90 पे रोटेट कर दिया था। अगर उस लास्ट का जो कंक्लूजन था उसी को हम फिर से 90 पे करते हैं तो जो ओवरऑल इफेक्ट है वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो मतलब डायरेक्ट हम इसको R90 से फिर से R90 से रोटेट किया तो फिर से ऐसे घूम जाएगा। ठीक है। तो फिर से ये R क्या है ये तो ऊपर आ जाएगा और S और P कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। या फिर इस शेप में एक एक वर्टेक्स
नेक्स्ट पोजीशन पे मूव कर दो, तो ये आपका R180 की जो आउटपुट है वो आ जाएगी। ठीक है, फिर आपको 180 के बाद कितना होगा, 180 प्लस 90 मतलब R270 डिग्री। ठीक है, R270 डिग्री पे क्या होगा, ये 180 डिग्री का कंक्लूजन है, तो 180 को फिर से 90 पे रोटेट करेंगे, इस शेप को फिर से ऐसे घुमाया, तो जो इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो जो क्यू पी, अभी जो राइट हैंड साइड है ये टॉप साइड हो जाएगी क्यू पी, फिर ये जो आर एस है ये नीचे की बॉटम साइड होगी। ठीक है, तो ये हमारी R270 की आउटपुट आ गई। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, देखो वैसे तो हिंट तो यहीं से मिल गया कि जैसे अपने को पता था कि D4 ग्रुप है, 4 एलिमेंट रोटेशन से आएंगे, 4 एलिमेंट रोटेशन से हमारे पास आ चुके हैं, तो अब इसके बाद कोई रोटेशन का एलिमेंट नहीं आएगा। बट फिर भी हम देखें कि R270 में फिर से 90 ऐड करें तो वो क्या आएगा, R360 डिग्री, और R360 डिग्री का मतलब है कि मतलब ये वापिस 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वापिस इसको 270 वाले को एक बार फिर से रोटेट करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा PS और नीचे QR। ठीक है, तो भी आएगा PS एंड QR, तो मतलब ये वापिस से वही शेप आ जाएगी। तो मतलब जो 360 डिग्री का जो नेट इफेक्ट है वो 0 डिग्री की इक्विवेलेंट ही है, तो वो कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं आएगा, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे रोटेशन से आ गए। अब आप देखो इसको रोटेट तो आपने बॉक्स को कर लिया कि क्योंकि स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल है, तो रोटेट करोगे तो रोटेट करने के बाद वो शेप एग्जैक्टली वहीं पे उसकी लोकेशन पे फिल होती जाएगी। ठीक है, फिर हम सोच रहे हैं कि इसको कैसे कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, कैसे फ्लिप करवाएं कि ये उस जगह फिट हो जाए। ठीक है, तो स्क्वायर है तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब एज इट इज, मतलब ऐसे घुमा सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग भी पूरा रोटेट करें तो भी रहना स्क्वायर ही है, अपनी जगह आएगा। फिर अगर इसको वर्टिकली ऐसे फ्लिप करवाएं, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग, तो भी ये ऐसे रोटेट होगा, तो भी मतलब इसके ये साइड्स, ये लेफ्ट, ये राइट हैंड साइड है लेफ्ट बन जाएगी, लेफ्ट है वो राइट बन जाएगी, लेकिन शेप तो इसकी स्क्वायर रहेगी, तो फिर भी अपनी उस बॉक्स में एग्जैक्टली फिल हो जाएगा। फिर इसको हम ऐसे भी, इसके जो जब हम स्क्वायर टाइप का कोई पेज लेकर या कैसे पेपर लेकर आप देखना, तो वहां पे इसको जब आप इसको बैंड करेंगे अलोंग डायगोनली ऐसे, तो ये जो P और R जो वर्टिसेस हैं ये दोनों ओवरलैप करेंगे। ठीक है, ओवरलैप करने का मतलब ये है कि इस डायगोनल के अलोंग अगर अपन फ्लिप लेते हैं तो ये स्क्वायर ही आएगा, स्क्वायर आएगा तो एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे फिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब इस डायगोनल के अलोंग अपन फ्लिप लेंगे, ठीक है, तो यहाँ तो सॉरी इस यहाँ पे PR डायगोनल के अलोंग फ्लिप लेंगे हम, D डायगोनल, और यहाँ पे जो मेन डायगोनल नहीं है, यहाँ पे जो मेन डायगोनल मतलब SQ, इसके अलोंग लेंगे, तो SQ के अलोंग लेंगे तो ये P और R ओवरलैप करेंगे, और PR के अलोंग लेंगे तो Q एंड S ओवरलैप करके वही स्क्वायर शेप देंगे। तो ये हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट्स हो गए रोटेशन के। R रोटेशन अबाउट एंगल 0 डिग्री, अबाउट 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। फिर यहाँ पे जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग फ्लिप लेंगे, रिफ्लेक्शन लेंगे, तो देखो आप क्या चेंज होगा, इसको ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये क्या है, ये P के प्लेस पे चले जाएगा, R है ये S के, और ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, तो ये साइड बन जाएगी QP और ये हो गया RS। ठीक है, फिर आइए V, जो वर्टिकली हम इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो जो P है और S है ये दोनों आपस में अपनी पोजीशंस चेंज कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, तो P यहाँ पे P था, यहाँ पे S आ गया P, और ये क्या हुआ है, ये इंटरचेंज कर लेंगे तो ये R एंड क्या हुआ जाएगा। ठीक है, फिर मेन डायगोनल है ये, इसके अलोंग फ्लिप लेंगे, तो यहाँ पे P और R तो एज इट इज रहेंगे, जब इसको आप फ्लिप करवाओगे तो इन दोनों की तो पोजीशन चेंज हो नहीं रही है, चेंज हो रही किसकी, Q एंड S की, तो ये आपस में चेंज कर ली, यहाँ पे Q एंड S आ गया। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड डायगोनल है इसके अलोंग फ्लिप लेंगे तो ये दोनों तो एज इट इज रहेंगे, आप पेपर को देखना कि उसको एज इट इज फ्लिप करेंगे तो ये दोनों, इन दोनों वर्टिसेस की शेप, इन दोनों वर्टिसेस की पोजीशन एग्जैक्टली सेम रहेगी, केवल R एंड P जो नॉन डायगोनल ये एलिमेंट है इनकी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे P और R की चेंज होगी तो ये R आ जाएगा एंड ये P आ जाएगा। तो हमारे पास ऐसे करके डाइहेड्रल ग्रुप D4 में 8 एलिमेंट्स हो गए रोटेशन के 0 डिग्री, 90, 180, 270, और यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, डायगोनल D एंड डायगोनल D डैश, तो ये 8 एलिमेंट आ गए। तो हमारे डाइहेड्रल ग्रुप D4 में एलिमेंट हो जाएंगे 8। ठीक है, 4 रोटेशन से एंड 4 रिफ्लेक्शन से। ठीक है, और अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसकी बनानी कंपोजिशन टेबल, जो हम ऑलरेडी D3 की बना चुके हैं, रेक्टेंगल की भी बना चुके हैं,
तो इसमें भी वही सब करना है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। तो वो मैंने आपको इस टाइम बचाने के लिए यहाँ पे बना रखी है। और वैसे भी इसमें क्योंकि 8 × 8 64 एलिमेंट्स होंगे, अगर मैं एक एक की आपको करके दिखाता हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा। वैसे बहुत सिंपल चीज़ें हैं, एक दो की मैं आपको करके बताऊंगा, उसी से ईजिली हो जाएगा। तो कंपोजिशन टेबल या केले टेबल में आपको पता है जी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम एक रो और एक कॉलम फॉर्म में लिखेंगे और फिर यहाँ से हम ऑपरेट करवाते चलेंगे। जो ऑपरेशन है वो रहेगी कंपोजिशन ऑफ मोशंस, ठीक है। तो अब क्योंकि R0 है, R0 तो किसी में भी कोई चेंज करता ही नहीं, किसी भी शेप में, तो एक आइडेंटिटी की तरह काम करेगा। इसको किसी के साथ भी ऑपरेट करो तो जिस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करोगे वही एलिमेंट आएगा एग्जैक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट रो तो ऐसी चीज हो गई। सेकंड रो में R90 को R90 R0 का मतलब, अब यहाँ पे जब आपको नई शेप चाहिए तो वो आप देख लेना, आप सम कर लेना, सम से पता चल जाएगा। R90 R0 का मतलब 90 + 0 90, तो 90 आ गया। 90 90 नेट इफेक्ट 180 के इक्विवेलेंट, 90 + 180 270 और 90 + 270 360। 360 मतलब अपने शेप, अपने इस ग्रुप में, अपने इस सेट में 360 की इसके इक्विवेलेंट है 0 डिग्री के, तो R0 आ गया। नेक्स्ट है R90 एंड H। R90 एंड H का मतलब है पहले आप जो अपना स्क्वायर है उसका हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्शन लेंगे और हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्शन लेने के बाद जो शेप आएगी उसको हम 90 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे देखो हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्शन से क्या आउटपुट आई थी। हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्शन से अपने पास शेप जो बन गई थी Q R P एंड S, ठीक है। तो मतलब हमारे पास इसके जो हॉरिजॉन्टल को मैं चलो लिख लेता हूं डायरेक्ट। तो हॉरिजॉन्टल क्या आउटपुट है वो मैंने लिख ली, Q R P एंड S, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे क्या करना है, 90 डिग्री से रोटेट करना है। 90 डिग्री से रोटेट करने का मतलब इसको एंटी क्लॉकवाइज इस स्क्वायर को रोटेट करेंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री पे रोटेट करोगे तो ये बन जाएगा R S, मतलब ये साइड है ये ऊपर आ जाएगी और ये साइड नीचे चली गई, तो ये आ गया ये P Q R S। अब आप ये देख सकते हो कि कौन सी शेप है, P Q R एंड S। तो ये किसकी इक्विवेलेंट है, D डैश की इक्विवेलेंट। मैंने भी यहाँ पे क्या लिख रखा है, D डैश लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि R90 फिर V के साथ करेंगे। तो पहले जो वर्टिकल रिफ्लेक्शन की जो आउटपुट आई, वर्टिकल की आई है P Q R S, और इसको फिर 90 से रोटेट करेंगे। इसको 90 से रोटेट करेंगे तो आ जाएगा, घुमाओगे तो क्या आएगा, P Q, तो मेन साइड हो जाएगी और ये नीचे आ जाएगा। ये मतलब इसकी जो आउटपुट आएगी वो आएगी इस टाइप की, रोटेट करने पे ये P ये Q और यहाँ पे S एंड यहाँ पे R। तो अब ये शेप देख लेना आप कौन सी है, P Q R S R, P Q S एंड R, कौन सा किसकी आउटपुट है, ये D की आउटपुट है। तो R90 और V का जो इफेक्ट है वो किसके इक्विवेलेंट है, D के इक्विवेलेंट है। तो ऐसे करके आप सिंपली मतलब आप ये सारी कंप्लीट टेबल आप बना लेंगे और ये कंप्लीट टेबल बनाने के बाद आप यहाँ से आइडेंटिटी बता सकते हैं कि R0 आइडेंटिटी है या R0 डिग्री आइडेंटिटी है। इनवर्स एलिमेंट देखने आपको, इनवर्स आप बता सकते हैं कि R0 है, इसका आइडेंटिटी का सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होता है, तो R0 का इनवर्स R0। R90 का इनवर्स क्या होगा, जहां पे हमें आइडेंटिटी देखिए, आइडेंटिटी कहाँ दिख रही है, R0, तो R90 का इनवर्स R270। R180 का इनवर्स आइडेंटिटी देखिए इसके ऊपर एलिमेंट R180, तो R180 का 180। 270 का इनवर्स R90, ठीक है। तो यहाँ पे डायहेड्रल ग्रुप में रोटेशंस का जो इन्वर्स होता है, तो जो भी थीटा है उसका इन्वर्स हो जाएगा 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो 90 का 360 माइनस 90 मतलब 270, 180 का 180 360 माइनस 180 180। और एच वी डी डी डैश ये आपको पता ही कहाँ से आ रहे हैं, रिफ्लेक्शन से आ रहे हैं। और रिफ्लेक्शंस मैंने बता रखा है कि सभी के सभी रिफ्लेक्शन सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो एच का इन्वर्स एच होगा, डी का डी होगा, डी डैश का डी डैश होगा और वी का वी होगा। ये आप इस टेबल से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एच का अब आइडेंटिटी कहाँ पे पाई है, R0, R0 किसके ऊपर है, H। V का R0 यहाँ मिली V के ऊपर, तो V का इन्वर्स V, H का H। D का इन्वर्स आइडेंटिटी कहाँ रही है, D के नीचे, तो D इसका D का इन्वर्स हो गया। और D डैश का इन्वर्स R0 यहाँ पे आया, तो यहाँ पे D डैश का इन्वर्स D डैश। तो ये आपका था डाइहेड्रल ग्रुप जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं, 4 रोटेशन से 4 रिफ्लेक्शन से, ठीक है। ये इसकी कंपोजिशन टेबल है। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, कितने इसके सब ग्रुप होंगे, कितने नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, कितने एलिमेंट है किस ऑर्डर के, वो सब चीज़ें हम धीरे धीरे अब आगे पढ़ेंगे सब ग्रुप डिफाइन करने के बाद।
तो अभी तो केवल आपको ये हो गया कि आपको डाइहेड्रल ग्रुप D3 D4 के बारे में पता चल गया। इसके बाद हम जो भी इसकी प्रॉपर्टीज आएंगे तो आप प्लीज इसको ध्यान से याद रखना थोड़ा सा, क्योंकि हम फिर डायरेक्ट बताएंगे कि इसका ये था, इतने 8 एलिमेंट्स थे, इतने एलिमेंट इस ऑर्डर के थे, इतने इसके थे। तो ये अच्छा ग्रुप है, बहुत अच्छा ग्रुप है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं ग्रुप ऑफ क्वाटरनियंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं ग्रुप ऑफ क्वाटरनियंस के बारे में, या क्वाटरनियन ग्रुप। ठीक है, तो इस ग्रुप का ऑर्डर होता है 8। ठीक है, इसमें 8 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? 1 -1 I -I J -J K एंड -K। और आई जे के क्या नंबर्स होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप मान सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे आयोटा का बिहेवियर होता है वही जे एंड के का होता है। ठीक है, बट थोड़ा डिस्टिंक्ट भी है। देखो आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होता है? आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो वही आई स्क्वायर इक्वल टू जे स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड I4 इक्वल टू J4 इक्वल टू K4 इक्वल टू 1। मतलब जो I J एंड K इन तीनों का जो ऑर्डर है, एलिमेंट्स का ऑर्डर है, वो है 4। एलिमेंट्स का ऑर्डर आपको पता ही है, वो नहीं पता तो वो भी बताएंगे किसी लेक्चर में। ठीक है, तो I J एंड K का ऑर्डर है 4। और आगे इनका ये आपस में कैसे बिहेव करते हैं वो देखने वाली बात है। इनके साइकिल के रूप में बिहेवियर होता है। ये I है, ये J है एंड ये K है, तो I इंटू J आएगा नेक्स्ट K के इक्वल। ठीक है, I इंटू J आएगा K के इक्वल, J इंटू K आएगा I के इक्वल एंड K इंटू I आएगा J के इक्वल। ठीक है, बट अगर ये साइकिल अगर रिवर्स होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ऐसा है, अगर उल्टा चलता है तो जैसे I इंटू J तो हो गया K, बट ये साइकिल नहीं है, तो J इंटू I किसके इक्वल आएगा? -K के इक्वल। J इंटू K आएगा I के इक्वल, बट K इंटू J करोगे तो क्योंकि ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर में होते तो क्या होते? पहले J आता फिर क्या आता? J इंटू K होता तो I था। अगर इस ऑर्डर चेंज हो रहा है तो ये -I। सिमिलरली K इंटू I आएगा J एंड I इंटू K आएगा -J। ठीक है, तो अब इसका देखो, अब यहीं से आपको डायरेक्ट एक चीज तो पता चल गई कि I इंटू J इज नॉट इक्वल टू J इंटू I, क्योंकि I इंटू J तो K है, बट J इंटू I किसके इक्वल है? -K के इक्वल। तो ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है, तो यही, या किसी को भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, J K इक्वल टू I है बट K J इक्वल टू -1 है। तो यहां से एक बात ये डायरेक्ट पता चल गई कि जो ये ग्रुप है ये कैसा ग्रुप है? नॉन एबिलियन ग्रुप है। तो नॉन एबिलियन ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का, अपने को पहले तो D3 नॉन एबिलियन ग्रुप मिला था फाइनाइट ऑर्डर का, फिर D4 मिला था, अभी हमें मिल गया ग्रुप ऑफ क्वाटरनियंस भी कैसा है? नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। ठीक है, और अब इसकी हम कंपोजिशन टेबल देखते हैं। कंपोजिशन टेबल कैसे बनेगी? तो 1 तो यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन है, तो 1 कैसे वर्क करेगा देख सकते हो आप। 1 तो सभी के साथ सेम बिहेवियर रखेगा, आइडेंटिटी है तो ये J -J K एंड -K। ठीक है, -1 का कुछ नहीं होगा, -1 केवल साइन चेंज करेगा, तो ये -1 ये 1 ये -I ये I -J -K एंड K। ठीक है, फिर I का देखेंगे अब। I इंटू 1 I इंटू -1 I इंटू I -1 एंड I इंटू -1 +1 हो गया। ठीक है, I इंटू J K I इंटू -J, तो I तो ये आ जाएगा -K, और I इंटू K, अब ये देखो चेंज आएगा। K इंटू I तो क्या होता है? K इंटू I तो है J, बट I इंटू K क्या है? -J, तो ये आ गया -J। तो I इंटू -K आ जाएगा, माइनस प्लस J आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही -I की क्या टेबल बनेगी? यहाँ पे -I, यहाँ पे +I, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1। ये आप ये देख सकते हो कि एक टेबल बनाने के बाद, मतलब I और -I का साथ देख रहे हैं, तो I की रो हमने लिख ली, तो -I की रो के लिए केवल क्या कर दो, जो ऊपर I के कोरस्पोंडिंग जो रो थी उसमें साइन चेंज कर दो सभी एंट्रीज के। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस, अब I इंटू J क्या था? K था, तो -I इंटू क्या हो जाएगा? ये -K, ये K आ जाएगा, ये J एंड ये -J। तो आपको केवल एक के केस में काम करना है। J के में कर लिया तो -J के लिए केवल साइन चेंज करने हैं। ठीक है, J का क्या आएगा? J इंटू 1 J इंटू -1 J, और इसमें भी कोई वो खास चेंज नहीं आएगा। J इंटू I, अब ये देखो I इंटू J तो है K, तो J इंटू I क्या हो गया? -K
एंड जे इंटू माइनस आई क्या आ जाएगा, प्लस के, ठीक है। जे इंटू जे -1, जे इंटू माइनस जे 1, जे इंटू के, जे के आएगा आई, एंड जे इंटू माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आई, ठीक है। फिर नेक्स्ट में माइनस जे आ गया तो साइन चेंज कर दो, माइनस जे प्लस जे के माइनस के 1 -1 माइनस आई और ये आएगा। फिर के केस में के के साथ ऑपरेट करेंगे तो के माइनस के इंटू आई, के इंटू आई क्या आएगा, जे, के इंटू माइनस आई माइनस जे, हाँ के इंटू जे, अब जे इंटू के तो है आई के इक्वल, तो के इंटू जे क्या हो जाएगा, माइनस आई, तो के इंटू माइनस जे प्लस आई, के इंटू के -1 एंड के इंटू माइनस के +1। अब उसके बाद इस रो का साइन चेंज कर दो माइनस के लिए, माइनस के प्लस के माइनस जे प्लस जे आई माइनस आई 1 एंड -1, ठीक है। ये हमारी हो गई कंपोजिशन टेबल इसके लिए, ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियन के बाद, ठीक है। तो यहाँ से अब पता चल रहा है कि ये सेम रो किसके सामने रिपीट हो रही है, 1 के सामने, तो 1 हो गया आइडेंटिटी। क्लोजर इसलिए क्योंकि आप कितने भी एलिमेंट्स को ऑपरेट कर रहे हो तो सारे एलिमेंट्स केवल नहीं 8 एलिमेंट्स में से कोई ना कोई आउटपुट आ रही है, ठीक है, तो क्लोजर है। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है वो अंडर मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव है, तो ये सेट भी एसोसिएटिव हो गया, कोई अंडर मल्टीप्लीकेशन कोई चीज चेक करने की जरूरत इसमें है नहीं। इनवर्स देख सकते हैं आप, इनवर्स में 1 का इनवर्स 1, -1 का इनवर्स आइडेंटिटी कहाँ पे आई, -1 के सामने, तो -1 का इनवर्स -1, आई का इनवर्स -i, -i का इनवर्स i, j का इनवर्स -j, -j का इनवर्स j, k का इनवर्स -k एंड -k का इनवर्स k। मतलब वो एक k का इनवर्स कौन सा होगा, k का इनवर्स वो एलिमेंट होगा जब उन दोनों का प्रोडक्ट करे तो आइडेंटिटी आना चाहिए, आइडेंटिटी मतलब 1। अब k इंटू के तो है -1, तो k इंटू -k करोगे तो क्या आएगा 1, तो इसलिए k का यहाँ पे इनवर्स अगर मैं लिखूं तो i का इनवर्स -i, j का -j एंड k का -k, और -1 का इनवर्स -1 ही है, ठीक है। -1 सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, i का -i का i, तो ये सभी एलिमेंट्स के अपने को इनवर्स मिल गए, तो ये ग्रुप हो गया एबिलियन। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये ग्रुप एबिलियन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक बात जरूर देख सकते हैं, ठीक है, कि ये ग्रुप है 8 ऑर्डर का, ठीक है, 8 मतलब इवन ऑर्डर का। यहाँ पे हमें सेल्फ इनवर्स एलिमेंट कितने मिले हैं ये बात देखने की है, ठीक है। सेल्फ इनवर्स एलिमेंट हम डी डाइहेड्रल ग्रुप में भी देख सकते हैं, वहां पे भी मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा रिमाइंड करूंगा। तो जैसे डाइहेड्रल ग्रुप में R0 का ऑर्डर क्या था, ठीक है, R0 का तो मतलब R0 आइडेंटिटी थी तो उसका तो खुद ही हो गया इनवर्स, ठीक है। R90 का इनवर्स था 270 का था 90, 180 का इनवर्स 180 था, और H का इनवर्स H, V का इनवर्स V, D का इनवर्स D एंड D डैश का इनवर्स D डैश, मतलब 4 एलिमेंट रिफ्लेक्शन के सेल्फ इनवर्स थे, और एक R180 एलिमेंट था जो कि सेल्फ इनवर्स एलिमेंट था। तो वहां पे भी 8 ऑर्डर का ग्रुप था, नंबर ऑफ सेल्फ इनवर्स एलिमेंट थे वो वहां पे अपने को 5 मिले थे, यहाँ पे 1 मिला है, ठीक है। डाइहेड्रल ग्रुप D3 में देखोगे तो वहां पे सेल्फ इनवर्स एलिमेंट मिले थे 3, कौन से, रिफ्लेक्शन वाले F0, F1 एंड F2। तो एक चीज कॉमन आ रही है अगर हम देखें ऑब्जर्व करें तो, कि जब भी ग्रुप हम इवन ऑर्डर का ले रहे हैं तो वहां पे नंबर ऑफ सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है वो हमेशा ओड आएगा, एक्सेप्ट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को छोड़कर काउंट करें तो नॉन आइडेंटिटी सेल्फ इनवर्स एलिमेंट इवन ऑर्डर के ग्रुप में हमेशा कितने होंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर करें। थैंक यू।